मैंने पूछा था कि हिंदी में बोलना है कि अंग्रेजी में। उन्होंने कहा हिंदी में बोलिए। यहाँ मैंने देखा सब लोग अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। अब मेरे जैसे व्यक्ति को तो हिंदी में बोलना आसान होता है। चलिए, मैं भोपाल में 15 साल रहा। मेरे पास जो विद्यार्थी आते थे वे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा से आते थे। अध्यापक बनते थे। इस क्षेत्र से भी बहुत जाते थे। इस क्षेत्र की से यहाँ के आसपास के जिलों के इतिहास से और ग्वालियर के इतिहास से मेरा परिचय हुआ। वो परिचय आवश्यक भी था, लेकिन एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। श्री माधवराव सिंधिया शिक्षा मंत्री थे, तो उनके पास मेरी शिकायत गई। हर एक प्राचार्य की और वाइस चांसलर की शिकायत होना आम बात। वहाँ से घूमते फिरते इधर उधर आई शिकायत। मैं सिंधिया जी के पास चला गया और मैंने कहा कि बिना जाने बूझे आपने शिकायत कैसे आगे भेज दी? आपने मुझे तो पूछा नहीं, पूछना चाहिए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं और जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने, यहाँ एक मंत्री थे, उनको कहा कि आप जाकर के प्रोफेसर राजपूत को मिलिए, वो प्राचार्य हैं, और उनसे कहिए कि उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया, उन्हें जो असुविधा हुई उसके लिए। ये शालीनता का उदाहरण। आप यहाँ से जाएं, जीवन में प्रवेश करें, तो एक चीज़ को कभी मत भूलिए, शालीनता आपका गहना है, आपको जीवन में दिशा देगा और आपके अंतर्मन को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। शालीनता अत्यंत आवश्यक है, और उसको मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आजकल वातावरण में जो तलखी है, द बिटरनेस, द कंसंट्रेशन ऑन नेगेटिव थिंग्स, it is disturbing the society. Every generation expects the young persons to set things right, which we could not do. हमें बताया गया था कि संसद सबसे बड़ी पंचायत है। मैं 18 साल की उम्र में जब पहली बार संसद भवन गया तो ऐसे मैंने देखा और स्वतः ही मेरे हाथ में उठ गए। यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने देश को दिशा दी है, हमें रास्ता दिखाया है, हमें शिक्षित किया है, हमें अपने अधिकार बताए हैं, कर्तव्य बताए हैं। हमने सीखा और सिखाया, लेकिन अब लगता है जहाँ भी अशालीनता होती है, मेरे जैसे व्यक्ति को कष्ट होता है। क्या आप इसको ध्यान में रखेंगे अपने जीवन में और देखेंगे कि जहाँ भी सकारात्मकता दिखाई दे उसको सबसे पहले लीजिए, उसको देखिए, नकारात्मकता अपने आप कम होती जाएगी। ये दो बातें मुझे कहने का मेरा मन था, मैं कहना चाहता था। हमारी परंपरा में, संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में हर जगह लिखा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण स्वतः ही आ जाते हैं। IMF वगैरह से लोन लेते हैं तो कर्जा अलग है, उससे मतलब नहीं है। ये स्वाभाविक नैसर्गिक ऋण आपके ऊपर है, मेरे ऊपर भी है। और आप जानते हैं, पितृऋण, दैव ऋण, ऋषि। आपको जीवन में इन तीनों को याद रखना है, और आपके जीवन को संपूर्णता तभी मिलेगी जब इन तीनों को आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि मुझे इनको चुकाना है। पितृऋण अगर हमने समझा होता, उसका सार तत्व जाना होता,
तो देश में वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमने दैव ऋण को समझा होता, अपनी पीढ़ियों को समझाया होता, तो आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज, अर्थ समिट जैसी बैठकों की आवश्यकता नहीं होती। कार्बन उत्सर्जन के लिए करोड़ों के खर्च की बात आती है, कितने झगड़े होते हैं, ये सब नहीं होता अगर हमने ऐसा किया हो। और ऋषि ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, तपस्या की और ज्ञान अर्जन किया, प्रकृति के रहस्यों को जाना, हमारे जीवन को सरल बनाया। जिस व्यक्ति ने चिप बनाए, जैसे मोबाइल बना, हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव। याद रखिए, 20वीं शताब्दी परिवर्तन की शताब्दी, बहुत कुछ हुआ था विज्ञान में, तकनीकी में। मेरे जैसे लोगों को हाई स्कूल में कक्षा 8 में कहा जाता था निबंध लिखो, ये विज्ञान का युग है। फिर 80 के पास आए तो हो गया ये विज्ञान और तकनीकी का युग है। आजकल कोई विज्ञान पे ऐसे लिखाता है? कोई नहीं लिखाता। तो मैं यूँ कहता हूँ कि 20वीं सदी परिवर्तन की सदी थी। आपको जो कार्य करना है वो परिवर्तन की गति की सदी में करना। पेस ऑफ चेंज इज द की वर्ड। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम दिस सेंचुरी ऑफ चेंज टू सेंचुरी ऑफ पेस ऑफ चेंज। ये सबसे महत्व। इस परिवर्तन के लिए दुनिया भर में बात कही गई कि परिवर्तनों को समझना आवश्यक है और आपको अब शिक्षा की आवश्यकता है, इससे काम नहीं चलेगा। 1960-65 में भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता थी लोग बच्चों को स्कूल भेजें, लोग नहीं भेजते। शुरू हुआ, बड़ी मेहनत हुई, लोगों ने लड़कों को भेजना किया, लड़कियों को नहीं भेजा। वो भी धीरे धीरे ठीक हुआ और आज कहाँ हम पहुंचे हैं? अब केवल शिक्षा के लिए लोग नहीं भेजते। दे डोंट वांट ओनली एजुकेशन, दे वांट गुड एजुकेशन, गुड क्वालिटी। And you will also face the same thing when you move in the world of work, that it is not the percentage of marks that matters. What matters is what have you acquired and internalized. Is your capacity to learn new skills developed properly, adequately? Because in the century of pace of change, skills will vanish. New skills will have to be learned. So the old tradition that these are the years of education, then grasp and this and that, वो चलेगा नहीं। हर वक्त नया करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप में से बहुतों को याद होगा STD बूथ खुले थे। STD बूथ कहाँ गए? अब अगर किसी ने STD बूथ चलाना सीख लिया था और उसी के लिए बैठा रहता तो कहीं नहीं होता। सो द टर्म जो हमारे यहाँ भी थी, यावत जीवेत अधीयते विप्र। विप्र का मतलब पंडित जी से नहीं, जो व्यक्ति समझदार है वो जीवन भर सीखता रहता है। आज भी मैं अपने अध्यापकों के पास जाता हूँ तो अपनी नोटबुक और कलम लेकर जाता हूँ, कुछ लेकर ही लौटता हूँ। इसी को यूनेस्को ने कहा, उन्होंने कहा 4 pillars of education in 1996 a report was released in Geneva. And it is very interesting for you. I am putting it in a manner that you can remember a couple of things. This report was prepared by a commission appointed by UNESCO. What would be the shape of education in 21st century? The title of the report is, it was released in 1996 in Geneva and I was present there. Title is Learning the Treasure Within. Learning the Treasure Within. और मैंने सुना तो I immediately regards स्वामी विवेकानंद।
एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। फिर मैंने और चीज़ें देखनी प्रारंभ की। मैं वैसे फिजिक्स का प्रोफेसर था, बाद में एजुकेशन में आ गया। तो मुझे लगा कि मेरे देश में शिक्षा के लिए केवल 4 लोगों के दर्शन को अगर समझ लिया जाए तो आप जीवन के रहस्य समझ जाएंगे, जीवन जीने की कला समझ जाएंगे। और इसको मैं कहता हूँ ना वैट, VAT एक शब्द होता है, VAT के आगे डैश करिए, फिर जोड़िए G, वैट डैश G। वैट डैश G मैं क्यों कहता हूँ कि आजकल इस तरह के शब्द बहुत प्रचलित हो गए ना, वैट माने वैल्यू एडेड टैक्स, इस तरह इस्तेमाल होता है। मेरा अर्थ दूसरा है जो थोड़े से समय में मैं कहूँगा, लेकिन मुख्य रूप से कहूँ। मैंने विवेकानंद जी का जिक्र किया। वैट में पहले हैं विवेकानंद, जिन्होंने कहा सीखने की कोई सीमा नहीं, कितनी ही कठिन परिस्थितियां हों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यू कैन गो टू एनी लेवल्स ऑफ लर्निंग। स्वाध्याय की बात थी, यावत जीवित अधीते विप्रक्त। श्री अरविंदो, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए। पहला, फ्रॉम नियर टू फार, जो जानते हैं उससे आगे बढ़ो, पहले ये जान लो क्या जानते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो जो हमें बार बार मुझे याद आता है, वो सारे प्राध्यापकों के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ, वो इस पर विचार करें और देखें कितना अच्छा लगेगा। हो सकता है उनमें कोई इस पर पुस्तक लिखे। उनका दूसरा सिद्धांत है, नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। और अंदर आपके ट्रेजर है टैगोर, VAT में तीसरा टैगोर। टैगोर ने बहुत कुछ लिखा है, बहुतों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। उन्होंने जो महसूस किया उसको व्यवहारिक रूप में दिखा दिया। उन्होंने कहा, जब बालक जन्म लेता है, बालक या बालिका जन्म लेती है, तभी मैंने 3 कर्ज बताए थे। अब मैं 2 वरदान बता रहा हूँ। वरदान किसने बताए? टैगोर ने, गुरुदेव ने कहा। उन्होंने कहा, वेन एवर ए ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, गॉड गिव्स हिम 2 गिफ्ट्स। नंबर 1, पावर ऑफ आइडियाज। नंबर 2, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अंतर समझ। ऑल ऑफ यू possess God given power of ideas and God given power of imagination. विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति आपको लिए ईश्वर प्रदत्त है। और गुरुदेव ने आगे कहा कि मेरे देश की शिक्षा पद्धति पूरा जोर लगा देती है कि इन दोनों को कुंद कर दिया जाए, इनको रोक दिया जाए। यही पाठ पढ़ना है, ऐसे ही उत्तर लिखना है, वही भाषा लिखनी है जो NCERT की किताब में लिखी। मेरी ग्रैंड डॉटर की अध्यापिका ने उसमें लिख दिया गलत है, तो मैंने कहा तो सही है। शाम को उसने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा तो ठीक है। उन दिनों मैं NCERT का डायरेक्टर था। तो क्या नहीं, मैडम ने कहा जो NCERT में लिखा है वही लिखो। क्या किया? सो दिस, इसको भी याद रखिएगा, आइडियाज एंड इमेजिनेशन, उसकी जो शक्ति है वो आपके पास है। और हमारे पाठ्यक्रम करिकुलम जो करते हैं वो भी आप जानते हैं, उसको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। एंड द थर्ड इज G. G इज गांधी। हेड, हैंड एंड हार्ट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर. This is a 3x3 matrix, and this is not only for education people, it is for anybody who wants to lead a life that is bereft of ignorance. हम सब ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें अज्ञानता हमारा रास्ता न रोके, और उसके लिए हमें इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको जीवन में 4 और शब्द हैं जो बहुत साधारण है, बहुत सामान्य है, हम सब जानते हैं, और वो हमारी बड़ी सहायता करेंगे जब हम जीवन में चलते हैं, जिन्होंने सहायता की है। अनुभव से भी मैं बता रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों के अनुभव से ही बता रहा हूँ। और वो हैं
अध्यापकों के अंदर ये भावना भरना कि देश का भविष्य मैं बना रहा हूं, देश का भविष्य मैं बना रहा हूं, मेरा भी योगदान है। मैं तय करता हूं कि मेरे भारत का भविष्य क्या होगा, मेरी नई पीढ़ी कैसी होगी, उसके मूल्य कैसे होंगे। अगर मेरा आचरण अनुकरणीय है अध्यापक के रूप में, अगर मैं सामान्य मूल्यों को मानकर चलता हूं, तो निश्चित रूप से मेरे विद्यार्थी भी उसका अनुसरण करेंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मैं बार बार जापान का उदाहरण देता हूं। दूसरे विश्व युद्ध के समय विश्व का सबसे अधिक पीड़ित, प्रताड़ित, विध्वंस और अपमानित देश कौन सा था? जापान। 1955-58 के आसपास मुझे याद है, जब कोई चीज़ गांव में शहर से खरीद कर आती थी और वो खराब निकल जाती थी तो लोग, अरे फेंको जापानी माल है, फेंको जापानी माल। तो मैंने सुना है। और 1985 तक क्या हुआ? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद कहाँ से आने लगा? जापान से। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसका अध्ययन मैं करना चाहता था। मुझे बहुत लगता था जानना चाहिए मुझे। और मैंने, जब मुझे जापान जाने के अवसर मिले तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा और उन्होंने कहा, हमने जब अपनी नीतियाँ बनाई देश के निर्माण के लिए तो हमें लगा दो ही चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जीवन में मदद कर सकती हैं। पहले, समय के महत्व को जानिए। दूसरा, कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहिए। बिना परिश्रम के कोई उपलब्धि नहीं होती। क्षणिक हो सकती है, लेकिन आनंददायक और संतुष्टदायक उपलब्धि तभी होगी जब परिश्रम से आप करेंगे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा गए, वी टारगेटेड द प्राइमरी टीचर्स ऑफ जापान। उनसे हमने कहा, अगर आप चाहें तो हम फिर से देश को ऊपर ला सकते हैं। समय से जाइए, तैयारी करके जाइए और अपने हाव भाव, रहन सहन, बातचीत सब में ये लेकर आइए कि वो अनुकरणीय हो जाए। और उसी का परिणाम है कि जापान में अगर रेलवे का डिब्बा 8:25 पर आता है किसी पॉइंट पर जहाँ लिखा होता है, तो 8:26 पर नहीं आता। इसकी कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ये लगा है होना चाहिए। मुझे कहा गया था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हमारे ग्रेजुएट्स को इंटरनेशनल लेवल के लिए बना रही है या नहीं बना रही? क्या आप इस लायक बने हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समकक्ष के साथ बैठकर बातचीत कर सकें? मुझे लगता है मुझे सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मैंने अपने युवाओं को अपने देश के लिए योग्य बना लिया है या नहीं। उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात सोचूंगा। और देखिए, सीखने का अवसर ढूंढते रहिए। 1978 में मैं पहली बार यूनेस्को के द्वारा कॉन्फ्रेंस में गया, विदेश में गया। मेरा पेपर दूसरे दिन था। पहले दिन जिनको उद्घाटन करना था वे नहीं आए, उनका प्लेन नहीं आया। तो जो आयोजन करने वाले लोग तो मेरे पास आए, बोले हमने आपका पेपर पढ़ा है और उद्घाटन भाषण तो है नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप उस पेपर को ये उद्घाटन भाषण मान लेते हो। आप अब 10:30 बजे कोई बताए कि आपको 11:30 बजे उद्घाटन भाषण देना है, और मेरा पहला विदेश का दौरा था, लेकिन मना तो नहीं कर सकती। मैं बोला, शाम को लाओस और कंबोडिया के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी अंग्रेजी तो इतनी गलत होती थी कि मैंने अपना पेपर जो लिखा था कई लोगों को दिखा करके अंग्रेजी वालों को तब ले गया था। हमेशा कॉन्शियस रहता था। बोले साहब आप हमारी मदद करिए। तो हम रात में 2 बजे तक बैठे, उनको जो शब्द नहीं आते थे वो बताए। लौट कर जब मैं आया तो मैं प्राचार्य था। मुझे तो मैं हॉस्टल्स में जाता था।
और मैंने विद्यार्थियों से कहा, अंग्रेजी बोलो, गलत बोलो, हिचको नहीं, डोंट हेजिटेट। और मेरा फार्मूला ये था कि क्या तुमने किसी अंग्रेज को इलाहाबादी हिंदी बोलते देखा है? नहीं देखा है। किसी को देखा है? अगर उनको हिचक नहीं है तो मुझे क्यों है? और मेरा वो प्रयोग बहुत सफल रहा। मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, मुझे भी अब चिंता नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के विद्यार्थी सबसे पहले अपने देश के लिए तैयार हों, अपनी भाषाओं का, अपने साहित्य का, अपने योगदान का उसको जानें। वे केवल ऐसा भी न करें कि हमारे ग्रंथों में हमने हवाई जहाज बनाया था और ऋषि भारद्वाज जी ने बनाया था। अरे साहब, बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया? आपने कितने आविष्कार किए? आपने कौन से गैजेट्स बनाए? दुनिया ये देखेगी। हर सभ्यता, एक हरारी की एक पुस्तक आई है 21 क्वेश्चंस फॉर 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा है हर सभ्यता कहती है कि सारा ज्ञान हमारी सभ्यता में ही आया। हर कहते हैं, हम भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है, यहूदी भी कहते हैं। वो लेखक ज्यू है तो उसने ज्यूस का लिखा हुआ है। हम सब बड़े महान थे। हमारी महानता का कौन सा अंश इस समय हमें महान बनाने की दिशा में प्रेरणा दे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये मुझे करना है और अगर ये मैं कर लूँ तो निश्चित रूप से हो जाऊँगा। अब मुझे अपनी बात समाप्त कर देनी है, लेकिन एक दो बात मुझे कहनी है जो मैं आपको कह देता हूँ। मैंने इतनी बातें कही, आयु में बड़े होने के कारण मैं कह सकता हूँ, और इस वर्ष मैंने फुल प्रोफेसरशिप के 50 वर्ष पूरे किए। 1968 में मैंने 1968 में मैं BHU में लेक्चरर हुआ था, फिजिक्स पढ़ाता था, और 1974 में मैं प्रोफेसर हो गया। अच्छा लगता है याद करके। लेकिन ये जो कुछ मैंने कहा है उसको बिना विश्लेषण के कतई मत मानिएगा। Analyze, incisively analyze whatever I have said. I have made some points, some words, some abbreviations, so that these can be retained in your memory. पंडित विद्यानिवास मिश्र से मैंने एक पुस्तक लिखाई थी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा क्या है जो आज भी मैं बोल सकूं। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ हो। उन्होंने पुस्तक लिखी, बड़े अनुरोध पर। उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्ति के 4 सोपान हैं। अध्ययन, आपने अध्ययन किया है। अध्ययन का दूसरा है मनन। जो कुछ सुना उस पर 40 मिनट सुना, 2 मिनट सोचिए क्या सुना। चिंतन, आपस में बात करिए, इंटरैक्ट, और फिर इसका उपयोग हो सकता है या नहीं। अगर उपयोग नहीं होता है तो उसका कोई फायदा नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए जो भी सुनिए, जो भी कहिए, अब आप मैच्योरिटी की उसमें आ गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, इसलिए आप विशिष्ट हैं, भाग्यवान हैं। देश के को आपसे अपेक्षाएं हैं, और मैंने आपको कहा है कि आपके कौन कौन से ऋण हैं, उनको देखते हुए क्यों एक चीज़ और से बचिए। आखिर बात है, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे 2 लाइनें, ज़्यादा तो मुझे नहीं आती। हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। दूसरे की कमियों को बात करने में जो आनंद आता है वो घंटों चल सकता है। किसी की प्रशंसा करनी हो तो 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाती। इसको ध्यान में रखिए, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखिए। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपका यश बढ़े, आपको संतुष्ट मिले कि हाँ, मैंने देश के निर्माण में भाग लिया है। आप लोगों ने बुलाया, आपको बहुत बहुत